हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है लेक्चर जो है भूगोल का क्लास 10 सब्जेक्ट भूगोल का लेक्चर नंबर मतलब पार्ट नंबर 2 है। और ये पार्ट नंबर 2 को कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो चीनी उद्योग से स्टार्ट करेंगे। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो मेरा कोचिंग का नाम है आरएस कोचिंग सेंटर, उस पर सर्च मारिएगा और सारा वीडियो आप लोग के पास मतलब खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन है, प्रणाम है, और कि ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और आपके आसपास के जो भाई बहन है तो आरएस कोचिंग सेंटर के बारे में आप लोग को बताना है कि आरएस कोचिंग सेंटर से मतलब आरएस कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चीनी उद्योग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए चीनी उद्योग क्या होता है। मतलब चीनी की कंपनी का अगर हम बात करें तो इसका उद्योग का अगर हम बात करें तो कहाँ से होगा, तो भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर इसका बात करें आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले में मंदौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। चीनी मिल गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। वर्ष 2008 में देश में लागू मिलों की आवश्यकता चीनी मिलों की संख्या का अगर हम बात करें तो चीनी मिलों की संख्या कितना होगा, तो चीनी मिलों की संख्या हो जाएगा हमारा 615 थी। देखिए 615 थी। ठीक है, चीनी मिलों की संख्या 615 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीनी उद्योग आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से आप लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग अपना जीवन में यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो देखिए जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है तथा वह उपयोगी वस्तु बनाता है, जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से गृह मतलब घर, विशेष रूप से गृह मतलब घर उपयोगी वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे कागज हो गया, उद्योग हो गया, दंत मंजन हो गया, चाय हो गया, चीनी, पंखा, सीमेंट उद्योग आदि का निर्माण होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप लिखिएगा। जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है तथा वह उपयोगी वस्तु बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता उद्योग बोलते हैं। ठीक है, जैसे में कि कागज हो गया कागज उद्योग हो गया, दंत मंजन, चाय, चीनी, ये सब हो गया, ये हमारा क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमको खनिज आधारित उद्योग के बारे में समझेंगे। खनिज आधारित उद्योग क्या है, तो ऐसे उद्योग, देखिए ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है। ठीक है, खनिजों पर क्या है, निर्भर है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं।
उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। और लौह, जिसे कहने का मतलब कि लोहा हो गया, लौह एवं इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उपयोग, रसायन उद्योग इत्यादि खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, तो जैसे कि खनिज आधारित उद्योग का बात करेंगे तो सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, खनिज आधारित उद्योग है, आधारित उद्योग। ठीक है, तो इस सब को हम क्या बोलेंगे, खनिज आधारित उद्योग बोलेंगे। अब देखिए लो और इस्पात उद्योग का अगर हम बात करें, लो मतलब लोहा होता है। ठीक है, तो लो और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीन पर निर्भर करती है, इसे अन्य उद्योग का जनक भी कहा जाता है। अन्य उद्योग का मतलब इसे अन्य उद्योग का जनक भी कहा जाता है। जैसे कि कोई भी अगर मशीन बनता है तो लोहा तांबा ही से बनता है, लोहा तांबा इस्पात से ही बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कि इसे अन्य उद्योग का जनक भी कहा जाता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पेंटोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ, और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा सक्की झारखंड स्थित जमशेदपुर के कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। इस समय भारत में 10 बृहत लोहा एवं इस्पात संयंत्र है और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र हैं। ठीक है, जिसे कहने का मतलब कि छोटे संयंत्र हो गया, छोटा मशीन 200 हो गया, और उसके बाद बड़ा मशीन की अगर बात करें तो बड़ा मशीन हो गया हमारा, बड़ा मशीन कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का बात करें तो टाटा लोहा इस्पात का अगर बात करें तो झारखंड में है। और क्या है, झारखंड में कौन सा स्थान पर है, तो जमशेदपुर। भारतीय लोहा और इस्पात का क्या है, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में कहाँ है, तो बर्नपुर क्या है, बर्नपुर। ठीक है, और उसके बाद विश्व श्रेष्ठिया लोहा और इस्पात का अगर बात करें तो कर्नाटक भाद्रवती भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ भिलाई। राउर केला इस्पात संयंत्र तो उड़ीसा में राउर केला हो गया। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में, मतलब पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में। बोकारो इस्पात तो झारखंड में कहाँ है, बोकारो में है। ठीक है, सेलम इस्पात संयंत्र तो ये तमिलनाडु के सेलम में है। ठीक है, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र क्या है, तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक विजयनगर में है। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम उद्योग का अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम उद्योग का बात करें तो यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका अयस्क बॉक्साइट से है, इसका अयस्क बॉक्साइट
है। इसका अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एवं टन एल्युमिनियम, 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइड तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइड और सस्ती बिजली की उपभोक्ता से पूरी तरह प्रभावित होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को एल्युमिनियम उद्योग समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक उद्योग, मतलब रासायनिक उद्योग कहने का मतलब कि जिसमें खाद उद बनता है, रासायनिक पदार्थ बनता हो, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक उद्योग बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया रासायनिक उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पादन में इसकी भागीदारी 3% है। मतलब घरेलू उपयोग में इसका उत्पादन क्या है? 3% है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उर्वरक उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो उर्वरक उद्योग का अगर हम बात करें तो ये सब खाद उद हो गया, यूरिया हो गया, तो इसके बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा क्या चीज़? भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। और भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सन 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ठीक है, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के लिए हुआ। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उत्पादक का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। ठीक है, तो इस चीज़ को उर्वरक कहने का मतलब कि मिट्टी का उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें शक्ति बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है, मतलब खाद उद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब देखिए, भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें तो भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, जिसका कच्चा माल चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम है। आवास निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा, ज़्यादा मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का क्या होता है? उत्पादन होता है। भारत में कई तरह से सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोला, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, आयल वेल एवं सफ़ेद सीमेंट आदि। इसलिए यह उद्योग कच्चा माल के निकट स्थापित किया जाता है। पहला सीमेंट संयंत्र 1909 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस 19 में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद हुआ। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। इनकी कुल उत्पादक क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन होता है।
ठीक है। उत्पादक क्षेत्र क्या है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। अब देखिए तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन मतलब कहने का मतलब कि रेल, परिवहन कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने वाली चीज़ को परिवहन बोलते हैं। तो भारत में रेल इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। आज भारत रेलवे के भारी डिब्बे का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। निर्यात कहने का मतलब कि आते जाते हैं, ठीक है। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में मतलब बनारस में डीजल चलित रेल इंजन के बनाने का कारखाना है। सवारी के डिब्बे पैराम्बूर बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं, ठीक है। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिले के छपरे में रेलवे पहिए बनाने का कारखाना है। और नालंदा जिले में हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है, मतलब अभी निर्माणाधीन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रेलवे के बारे में सब बताया गया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या चीज़ बनता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, मोटर गाड़ी उद्योग। सड़क परिवहन रेलवे परिवहन की तुलना में अधिक बड़ा है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी स्थान में निर्मित किए जाते हैं। बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। 3 पहिया स्कूटर के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। महिंद्रा नासिक स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त इन उद्योग का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बंगलोर में भी है। मतलब ये सब गाड़ी यहाँ बनता है, ठीक है। टाटा कौन सी गाड़ी बनाती है ये सब के बारे में, महिंद्रा किस में बनता है, और उसके बाद मारुति सुजुकी कहाँ पर है, दिल्ली में है, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो इसको अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग। अब देखिए पोत निर्माण क्या होता है। तो आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं। विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मझगांव
बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। मझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौ सेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। कोलकाता में नज़दीक गाडनजरिक में माल नौकाएं तटपोत जलपोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि डीजल इंजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वायुयान उद्योग का कहने का देखेंगे। वायुयान उद्योग यह एक नया उद्योग है तथा यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। सरकार के नियंत्रण में, कंट्रोल में। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट ली बंगलुरु में 1940 ईस्वी में लगाया गया था। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयान का प्रयोग इंडिया एयरलाइंस और भारतीय वायु सेना द्वारा किया जा रहा है। आज भारत कृषक पूषक जेटविंग सुपरसोनिक जेट अवरोधी विमान बमवर्षक हेलीकॉप्टर प्रकार के वायु का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर होगा हमारा क्या चीज़, देखिए अब ये अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना है। और ये वीडियो अपने दोस्त अपने फ्रेंड के पास ज़रूर पहुंचाना है। और हमारा आरएस कोचिंग सेंटर का नाम बताना है कि यहाँ पर सब सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।